हम लोग अब डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? डिसऑर्डर्स के बारे में। लेकिन कौन से डिसऑर्डर्स? जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़े हुए हैं। किसके साथ जुड़े हुए हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम से। ठीक है। अस्थमा सुना है आपने? सारे बच्चों ने सुना होगा। अस्थमा सुना है आपने? यस मैम। यस कॉमन मैम। सा टर्म है, हमेशा ही आपने सुना ही होगा बोलते हुए। देखिए होता क्या है, स्मोकिंग वगैरह जो बहुत ज्यादा करते हैं ना, उनको तो होता ही होता है अस्थमा, कुछ टाइम के बाद अस्थमा हो जाता है। रीजन ये है कि उसके ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में और भी बहुत सारे रीजन होते हैं। इसका बोलने का मतलब नहीं कि मैंने स्मोकिंग बोला तो आप बोलेंगे बस इसी की वजह से हुआ और कोई हो ही नहीं सकता। नहीं, बहुत सारी चीजें, बट रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड जो ज्यादा प्रॉब्लम आती है वो स्मोकर्स को आती है। ठीक है। तो is a difficulty in breathing causing wheezing due to inflammation of bronchi and bronchioles. इसमें ब्रोंकाई में भी इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग होगी। ये देखिए, ये जो यहाँ पे जो दो में डिवाइड हुआ, ये ब्रोंकाई और ये ब्रोंकाई, इसमें ब्रोंकाई में भी इन्फ्लेमेशन होगा और एक एक जो ये आगे जाके ये डिवाइड करेगा ब्रोंक्यूल में, उसमें भी इन्फ्लेमेशन होगा। दोनों ही केसेस में यहाँ पे क्या होगा? इन्फ्लेमेशन होगा। ठीक है। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल याद होगा आपको। तो इसमें इन्फ्लेमेशन मतलब स्वेलिंग होता है। इसमें इन्फ्लेमेशन होने की वजह से आपने डायमीटर कम कर दिया उसका। डायमीटर जब कम कर दिया तो ऑब्वियस है आपको सांस लेने में दिक्कत तो होगी। तो ये जो है ये अस्थमा की बीमारी है। और दूसरी बात, चैप्टर है आगे जाके आपके पास क्लास 12th में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। वहां सिर्फ इतना लिखा, इम्फाइजमा टर्म लिखा है, बस बताया नहीं है उसने कि इम्फाइजमा होता क्या। बच्चे कहते हैं मैम थोड़ा बताइएगा इम्फाइजमा क्या होता है। मैं पूछती हूँ क्यों बताऊं मैं? जब 12th क्लास में बच्चा मेरे से पूछता है ना मैम बताइएगा इम्फाइजमा क्या होता है, मैं उससे यही क्वेश्चन पूछती हूँ कि मैं क्यों बताऊं, तुम बताओ क्या होता है। तो फिर बच्चे कहते हैं मैम यहाँ पे लिखा है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। तो मैंने बोला कि तुम 11th में बैठ के घास छील रहे थे इसलिए अभी मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो कि इम्फाइजमा क्या होता है। वहां पे जो भी टर्म टर्म लिख के छोड़े हुए हैं वो इसलिए उसने छोड़ा है, उसको पता है 11th क्लास में बच्चों को बताया जा चुका है डिटेल से कि इम्फाइजमा होता क्या है। ठीक है। देखिए इम्फाइजमा क्या होता है कि जो एल्वियोलाई है, तो अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा, ये पहले भी मैंने डिस्कस किया है आपके साथ, जैसे यहाँ पे एक एल्वियोलाई अच्छा खासा दिख रहा है आपको, ये रहा। जैसे ये एल्वियोलाई है, सबको पता कि ये एल्वियोलाई क्या करेगा? गैसेस एक्सचेंज करने का काम करेगा। तो जब एल्वियोलाई यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज करेगा और इसके सरफेस पे अगर आप लगातार किसी चीज को जमा करते चले जाए, यहाँ पे इकट्ठा करते चले जाए, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो यहाँ पे रेस्पिरेशन वाला जो वर्क है वो तो अफेक्टेड होगा ही होगा। और जो एक्सचेंज सरफेस है, क्योंकि एल्वियोलाई के वॉल को ही हम लोग क्या कहते हैं? एक्सचेंज सरफेस भी कहते हैं। तो ये जो एक्सचेंज सरफेस है ये डिक्रीज होगा ही होगा। जैसे मैंने आपको छन्ने का एग्जांपल दिया था समझाने के लिए, आप जो घर में इस्तेमाल करते हैं छन्ना चाय को छन्ने के लिए, तो धीरे धीरे उसके रिम के सरफेस पे ना वो चाय की पत्ती बैठती जाती है और वो छन्ने वाला जो एरिया है उसका जो सरफेस एरिया वो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो जैसे उसकी कैपेसिटी घटती है, ठीक उसी तरीके से जो रेस्पिरेटरी सरफेस है इसका भी सरफेस एरिया कम होगा। एल्वियोलाई में आपने क्या किया? उसका भी सरफेस एरिया जो है ये कम कर दिया। जब आप इसको कम करेंगे तो एल्वियोलाई के वॉल को आप डैमेज करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन जो है आप चाह तो रहे हैं कि उतने ही प्रेशर के साथ ले हम और उसको, लेकिन एल्वियोलाई बेचारे को क्या होगा? प्रेशर ज़्यादा वहाँ पे टॉलरेट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से एल्वियोलाई के जो वॉल हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो ये इम्फाइजमा है, याद रखना है आपको हमेशा। वहाँ सिर्फ एक ही लाइन लिखी हुई है कि सिगरेट स्मोकिंग कॉजेज इम्फाइजमा। इम्फाइजमा क्या होता है तो आपको यहाँ से याद रखना है, क्योंकि सारी चीज़ें जो है वापस रिपीट होके आनी है। ठीक है। तो इम्फाइजमा में क्या होता है? आपको ऑप्शन दिया जाएगा, ट्रैकिया रप्चर हो जाता है, या फिर जो ब्रोंकाई जो है उसमें डैमेज होता है, एल्वियोलाई में डैमेज होता है। तो इट कॉजेज डैमेज टू एल्वियोलर वॉल। ठीक है। बस एक ही चीज़ आपको याद रखनी है, इसका रीज़न आपको समझ आ जाएगा।
जैसे ही आप याद रखेंगे कि इसका जो एक्सचेंज सरफेस है उसको ये क्या करता है, कम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये 2 डिसऑर्डर्स हैं, आसान सा है, इसको समझने में कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। क्लियर है? अब देखिए लास्ट में ना हमारे पास एक अच्छा टॉपिक है जिसको हम लोग ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है, अब एक ऐसा केस इमेजिन कीजिए कि अगर कोई पर्सन है और वो पर्सन जो है किसी माइन इंडस्ट्री में काम करता है, स्टोन ब्रेकिंग का काम हो रहा है, माइन इंडस्ट्री है, तो वो चाहे कितने भी लेयर वाला मास्क लगा ले, क्या उसका एल्वियोलाई जो है उसमें जो पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, उससे बच सकता है क्या वो? नहीं। नो मैम। तो जब उससे वो बच ही नहीं सकता, तो जिसकी वजह से क्या है, उसको क्या फेस करना पड़ता है, मतलब गारंटी है 2000%। उसने जिस दिन वो जॉब ज्वाइन किया था उसी दिन ये फिक्स्ड हो गया था कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इसको कोई ना कोई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जरूर हो जाएगा और सीरियस लंग डैमेज भी उसको फेस करना पड़ेगा। अभी जैसे स्मोकिंग वाला केस मैंने बताया, इम्फाइल होगा, ये लगातार एल्वियोलाई के वॉल पे वो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो जमा होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। उसके एक्सचेंज सरफेस को क्या करेगा, ये कम करेगा। ठीक है, एक्सचेंज सरफेस को जब कम करेगा तो क्या होगा, इसको डिसऑर्डर होगा। ठीक है, तो वही चीज आपको यहाँ पे बताई जा रही है। इन सर्टेन इंडस्ट्रीज, स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग, so much dust is produced that the defense mechanism of the body can't fully cope with the situation. Long exposure can give rise to inflammation, leading to fibrosis, proliferation of fibrous tissues, and thus causing serious lung damage. Workers in such industries should wear protective masks. ठीक है, वो कितना भी प्रोटेक्टिव मास्क वेयर कर ले, लिखा है यहाँ पे कि शुड वेयर प्रोटेक्टिव मास्क, बट वो एक लिमिट तक ही क्या कर सकता है, फिल्टर कर सकता है। ठीक है, अब उसके पास ऐसी कोई कैपेबिलिटी तो है नहीं कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है उसको भी रोक ले, वो तो रोक नहीं सकता वो। ठीक है, तो ये किस चीज को लीड करेगा, ये ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को ये लीड करता है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर फिनिश हुआ। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेंगे, मैं असाइनमेंट क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ क्योंकि अभी तक मैंने इस चैप्टर में से इधर 3-4 क्लास से कोई क्वेश्चन दिया नहीं है। चलिए, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो मैम। नो चलिए मैम। मेरे साथ